बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, with another lecture of signal and system. In the previous lecture, we found some examples of convolution sum, because at the moment we are only talking about discrete signals, we are talking about convolution sum. So हमने कुछ simple examples last lecture में की थी, और last lecture में I promised कि हम एक general method जो है वो discuss करेंगे जो आप किसी भी signal पे apply कर सकते हैं to find the convolution or to find the output for any generalized signals x of n and h of n. So आज हम इंशाल्लाह इस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एंड आई वुड एडवाइज कि आप इस आज के लेक्चर को बहुत जो है वो तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मेथड, ग्राफिकल मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बहुत स्लोली और हर एक स्टेप को एलाबोरेट करेंगे, लेकिन ये है कि इसको समझने के लिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो भी चीज़ें इसमें कोई क्लियर ना हो, तो वो सेशन के अंदर जब हमारा इस पे MS टीम का सेशन होगा तो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे. लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि ये जनरलाइज्ड मेथड है. अगर आपको इसकी समझ आ गई तो फिर आप इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी सिग्नल आपके पास हुआ, एनी एक्स ऑफ एन, एच ऑफ एन विच इज़ फिनाइट ड्यूरेशन, जिसको आपने इस तरह से इंटरवल्स में डिवाइड करके कन्वोल्यूशन परफॉर्म करनी होती है, तो वो आप इजीली कर लेंगे. सो इन दिस लेक्चर फर्स्ट वी विल डिफाइन द स्टेप्स, कि हमें कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने होते हैं, और फिर हम एक एग्जांपल करेंगे. जैसा कि मैंने कहा, एग्जांपल जो है वो सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन तमाम स्टेप्स को आपने बहुत गौर से देखना है और हर स्टेप को क्लियर करने की कोशिश करनी है. तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गई तो फिर आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर सकेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So as I said last time that there is a general procedure to find the convolution operation. So let's talk about that procedure, that what it is. From the last lecture or last two lectures, you already know that the output of an LTI system whose input is some signal x of n and whose impulse response of the system is h of n, then the output y of n is given as xk h of n minus k, or summation from minus infinity to plus infinity, or h of k x of n minus k. सो हम एक सिग्नल को फिक्स रखते हैं और एक सिग्नल को हम उसको टाइम रिवर्स करेंगे, फिर उसके बाद उसको शिफ्ट करेंगे, और ये शिफ्टिंग जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारा जो वो टाइम है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फॉर द वैल्यूज ऑफ n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वी हैव टू कवर दैट. So let's discuss what are the steps involved in this. So first step is we have to graph both xk and hn minus k as a function of independent variable k. So normally जो हमें सिग्नल गिवन होते हैं, x of n होता है और h of n होता है. So इन दो सिग्नल्स को हमने प्लॉट करना है एज अ फंक्शन ऑफ k, x of k and h of n minus k. सो x ऑफ k तो सिंपल है, x ऑफ n आपको गिवन है, x ऑफ n को वर्सेस n प्लॉट करें या x ऑफ k को वर्सेस k प्लॉट करें, दैट इज जस्ट चेंज ऑफ वेरिएबल. सो देयर इज nothing difficult about it. But how to get h of n minus k, ये हमने थोड़ा सा जिक्र लास्ट टाइम भी किया था. आज इस चीज़ को डिटेल से इस पे बात करेंगे कि
व्हेन वी हैव h ऑफ k, ठीक है, या h ऑफ n है जो जनरली आपको h ऑफ n गिवन होगा, बट दैट h ऑफ n कैन बी प्लॉटेड एज h ऑफ k वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज k। सो उस h ऑफ k से हमें h ऑफ n माइनस k जो है वो कैसे मिलता है। सो जो भी हमारे पास h ऑफ k है गिवन सिग्नल, उसको हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, या उसका एक मिरर इमेज ले लेते हैं। सो दैट बेसिकली बिकम्स h ऑफ माइनस k, या उसको h ऑफ 0 माइनस k भी हम कह सकते हैं। कोई भी h ऑफ k है इम्पल्स रिस्पांस, उसका अगर आप उसको फ्लिप कर दें तो यू विल गेट h ऑफ माइनस k या h ऑफ 0 माइनस k। 0 हेयर इंडिकेट्स दैट द टाइम शिफ्ट इज 0। अभी आपने इसको कोई शिफ्ट नहीं किया, यू हैव जस्ट फ्लिप्ड दैट सिग्नल h ऑफ k। h ऑफ k को सिर्फ आपने फ्लिप किया है, कोई आपने अभी उसको शिफ्ट नहीं किया। सो दैट इज बेसिकली यूर h ऑफ 0 माइनस k। अब इसको h ऑफ 0 माइनस k को हम शिफ्ट्स भी दे सकते हैं n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हम इस सिग्नल को शिफ्ट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली h ऑफ k जो गिवन था उस पे आपने दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। एक ऑपरेशन ये कि आपने उसको फ्लिप करना है, और फिर उसके बाद उसको n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए शिफ्ट भी करना है। सो देन यू विल गेट h ऑफ n माइनस के। सो पहला जो स्टेप है वो ये है कि ग्राफ बोथ x ऑफ k एंड h ऑफ n माइनस के एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल k। To determine h of n minus k, first reflect hk about k is equals to 0 and then shift by n, that we have already talked about that. The second step is begin n with large n negatives। ये जो आपने शिफ्ट करना है h of 0 minus k को, इसको किसी भी n से शिफ्ट करना है, तो इसमें हमने n की सबसे पहले n की वो वैल्यू लेनी है जो लार्ज हो और नेगेटिव हो। अब कितनी लार्ज हो और कितनी नेगेटिव हो, जब हम एग्जांपल करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हमने एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है जिस पॉइंट तक हमारे सिग्नल x ऑफ k और h ऑफ n माइनस k के दरमियान कोई ओवरलैप ना आ रहा हो। तो वो n -1 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका h ऑफ k सिग्नल किस तरह का है और x ऑफ k कहाँ पे डिफाइंड है, तो n की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। लेकिन बेसिकली आपने एक ऐसा n फाइंड करना है कि उस -इन्फिनिटी से लेके उस n तक, वो n चाहे -1 है, चाहे 0 है, चाहे -10 है, चाहे 10 है, जो भी है, लेकिन -इन्फिनिटी से लेके उस n तक x ऑफ k और h ऑफ n माइनस k की कोई वैल्यू आपस में ओवरलैप ना कर रही हो। सो वो हमारा पहला इंटरवल डिफाइन करेगा। जो फर्स्ट इंटरवल है, जब हम एग्जांपल करेंगे तो इंटरवल्स क्या हैं और वो किस तरह से डिफाइन होते हैं ये क्लियर हो जाएगा। बट फर्स्ट इंटरवल इज द वन जहां से -इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक n की उस वैल्यू तक जहां तक आपके पास x ऑफ k और h ऑफ n माइनस k के दरमियान कोई ओवरलैप नहीं आता। सो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट वहां तक 0 रहता है। सो इस n से आपने स्टार्ट करना है और इस h ऑफ 0 माइनस k या h ऑफ माइनस k को शिफ्ट कर देना है टूवर्ड्स लेफ्ट ऑन द टाइम एक्सिस। फिर उसके बाद we have to write the mathematical description for of yn in that interval। ये जैसा कि मैंने कहा ये फर्स्ट इंटरवल डिफाइन करता है। सो इसमें yn की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मली इसमें yn की वैल्यू 0 होती है फर्स्ट इंटरवल में, क्योंकि फर्स्ट इंटरवल की डेफिनेशन ही अमूमन ये है कि -इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जहाँ तक आपके पास x ऑफ k और h ऑफ n माइनस k की वैल्यूज के दरमियान कोई ओवरलैप ना आ रहा हो। The next fourth step is increase the shift n, which means we have to move this h of minus k towards the right till the overlap between xk and hn minus k changes. So this is important। ये एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी इंटरवल कहाँ ख़त्म होता है और नेक्स्ट इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है।
ये डिटरमिन होता है इस फैक्ट से कि x_k और hn-k का जो ओवरलैप है वो कहाँ पे चेंज हो रहा है। मसलन जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट इंटरवल की डेफिनेशन ये है कि -∞ से लेके और n की किसी ऐसी वैल्यू तक जब तक इन दोनों सिग्नल्स के दरमियान x(k) और h(n-k) के दरमियान कोई ओवरलैप ना हो, तो दैट डिफाइंस फर्स्ट इंटरवल। अब जहां से ओवरलैप स्टार्ट हो गया, एक वैल्यू भी ओवरलैप कर रही है, तो वो सेकेंड इंटरवल वहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो इंटरवल वहां से स्टार्ट होता है जहां पे ये x_k और hn-k के ओवरलैप के अंदर चेंज आ जाती है। यानी पहले ओवरलैप 0 था, जिस वैल्यू तक 0 रहा वो उस वक्त तक वो इंटरवल फर्स्ट इंटरवल ही है। जैसे ही वो ओवरलैप चेंज हुआ, यानी एक वैल्यू का ओवरलैप हो गया, उसके बाद 2 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, तो वो ओवरलैप स्टार्ट हो गया। एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल। ये जो नेक्स्ट इंटरवल है इसको अमूमन कहा जाता है पार्शियल ओवरलैप इंटरवल। सो पार्शियल ओवरलैप इंटरवल, ये हम देखेंगे हमारे पास दो किस्म के पार्शियल ओवरलैप इंटरवल होते हैं। एक व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम -∞ टू +∞, एक फर्स्ट पार्शियल इंटरवल आता है और एक और पार्शियल इंटरवल भी होगा, सेकंड पार्शियल इंटरवल, दैट इज नॉर्मली कॉल्ड। बट ये पार्शियल ओवरलैप का इंटरवल है, जिसका मतलब ये है कि इसमें अगर आप n की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करें तो जो ओवरलैप होगा वो पार्शियल होगा। एक वैल्यू का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, लेकिन वो एक पार्शियल ओवरलैप इंटरवल कहलाता है। तो ये आपने n की कोई ऐसी n को इसको h(n-k) को मूव करते रहना है सो दैट के इंटरवल जो है वो चेंज हो जाए। जब इंटरवल चेंज हो जाए, जहाँ पे ये चेंज आपके पास आती है, दैट डिफाइंस द एंड ऑफ करंट इंटरवल एंड स्टार्ट ऑफ न्यू इंटरवल, जो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टेप 5 इज लेट n बी इन द न्यू इंटरवल। अब जो नया इंटरवल आपके पास है, चाहे वो पार्शियल ओवरलैप का है या जो भी इंटरवल है, उसके अंदर कोई एक n आप सिलेक्ट कर लें, n की कोई एक वैल्यू स्टेप सिलेक्ट कर लें, एंड यू हैव टू रिपीट स्टेप 3 एंड 4। ये वाले जो स्टेप्स हैं, यानी राइट द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ yn इन द इंटरवल, और दोबारा से फिर n को इंक्रीज करना शुरू कर देना है। सो ये स्टेप्स जो हैं वो आप बार बार रिपीट करते जाएंगे until all the time shifts, all intervals of time shift or corresponding expressions of yn are identified। यानी ये आप चेंज करते रहेंगे, n की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे सो दैट कि आप सारे इंटरवल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लें। सो बेसिकली अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो हमारे पास एक सिग्नल x(k) है जिसको हमने फिक्स्ड किया हुआ है, उसको हम नहीं छेड़ रहे, वो अपनी जगह पे मौजूद है। फ़र्ज़ करें 0 से 4 तक वो डिफाइंड है, तो वो 0 से 4 तक ही मौजूद रहेगा। दैट x(k) इज़ फिक्स्ड। दूसरा जो हमारे पास सिग्नल है वो उसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और उसको शिफ्ट कर रहे हैं, n की डिफरेंट वैल्यूज सेलेक्ट कर रहे हैं, और वो आपने उसको इस तरह से शिफ्ट करना है कि -∞ से लेके +∞ तक वो सिग्नल, ये हम अज्यूम करेंगे कि वो मूव कर रहा है। इस मूवमेंट के दरमियान कहीं कहीं पे उसका और x का ओवरलैप 0 होगा, कहीं कहीं पे उसका और सिग्नल x(k) का ओवरलैप होगा। जहाँ पे इन दोनों सिग्नल का ओवरलैप 0 है वहाँ पे कन्वोल्यूशन का रिजल्ट 0 आएगा, और जहाँ पे इनका ओवरलैप एग्जिस्ट करता है वहाँ पे कन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो नॉन ज़ीरो आएगा। सो इस h(n-k) को -∞ से +∞ तक आपने मूव करना है, यानी इसको टाइम एक्सिस पे आपने मूव करते रहना है, और इस मूवमेंट के दौरान आपने ये देखना है कि इसका और x(k) का ओवरलैप कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे ओवरलैप आ रहा होगा वहाँ पर आपके पास कन्वोल्यूशन का रिजल्ट नॉन ज़ीरो होगा, और जहाँ पर ओवरलैप नहीं आ रहा होगा वहाँ पर कन्वोल्यूशन का रिजल्ट 0 होगा। सो दिस इज़ द जनरल प्रोसीजर जो आप किसी भी सिग्नल के लिए यूज़ कर सकते हैं।
सो नाउ लेट्स मूव टू अवर एग्जाम्पल, और ये जो हमने प्रोसीजर डिस्कस किया है ये उस एग्जाम्पल पे हम अप्लाई करते हैं। सो उससे अगर आपको इसमें कोई स्टेप्स अभी क्लियर नहीं है तो विद दैट एग्जाम्पल आई होप कि ये वो स्टेप्स भी क्लियर होंगे। ओके, द एग्जाम्पल इज दिस: x of n, we are given a signal which is 1 for n greater than equals to 0 and less than equals to 4। ये आपके पास x of n है, 0 1 2 3 4, ये इसकी 5 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं x of n की, और इन तमाम पॉइंट्स पे 0 1 2 3 4 इन तमाम पॉइंट्स पे इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू 1। जो दूसरा सिग्नल है इम्पल्स रिस्पांस हमारे पास, दैट इज गिवन एज h of n which is equals to alpha raised to power n for n greater than equals to 0 and less than equals to 6। ठीक है, सो ये आपके पास h of n है, 0 पे अल्फा रेज टू पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 पे इट वुड बी अल्फा, 2 पे it would be alpha square, then alpha cube, alpha 4, alpha 5, alpha 6, and we are assuming that alpha is greater than 1। so since alpha is greater than 1 तो हर बाद में आने वाली वैल्यू जो है वो पहले वाली वैल्यू से एम्पलीट्यूड में बड़ी है, because alpha square is greater than alpha, alpha cube is greater than alpha square if and only if alpha is greater than 1। so these are our two signals, x of n which is 1 from 0 to 4 and h of n which is defined as alpha raised to power n from 0 to 6। हमने इन दो सिग्नल्स की कन्वोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करनी है, यानी ये बताना है आपने कि अगर आपके पास ये वाला xn हो और ये वाला hn हो तो yn आपके पास क्या आएगा, जो सिस्टम की आउटपुट होगी वो क्या आएगी। h of n is the impulse response of the system, x of n is the input signal to the system। so you have to tell कि if this is xn and this is the impulse response of the system, what would be yn, या yn किन पॉइंट्स पे ज़ीरो होगा और जहाँ पे वो ज़ीरो नहीं होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी और किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। सो पहला स्टेप जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, पहला स्टेप ये है कि आपने इस फंक्शन को x of n को और h of n को भी, यानी दोनों फंक्शंस को, आप दोनों सिग्नल्स को आपने एज ए फंक्शन ऑफ k प्लॉट करना है। At the moment this xn has been plotted as a function of n, लेकिन अगर मैं इसको as a function of k भी प्लॉट करना चाहूँ तो just I have to change the variable। ये n की जगह k अगर मैं कर दूँ x of k versus k, this will remain same, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, वो सिर्फ चेंज ऑफ वेरिएबल है। x of n की जगह हमने x of k लिख लिया and here we will write k। Similarly h of n की जगह we will write h of k and here we will write k। so x of k versus k and h of k versus k तो हमने प्लॉट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने h of k को फ्लिप करना है अराउंड द वर्टिकल एक्सिस या अराउंड n इज इक्वल टू 0 पॉइंट। सो जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो फ्लिप का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट है 0, इस पॉइंट पे मेरे पास लेट्स सपोज एक मिरर है, तो ये जब फ्लिप होगा तो इसका एक इमेज इस साइड पे आ जाएगा, यानी इस वक्त ये 0 से इस साइड पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं h ऑफ माइनस के प्लॉट करूं तो h ऑफ माइनस के जो है वो इस साइड पे एग्जिस्ट करेगा, 0 पे 1 वाली वैल्यू -1 पे आ जाएगी, 2 वाली वैल्यू -2 पे आ जाएगी, 3 वाली वैल्यू -3 पे आ जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो h ऑफ माइनस के विल बी नॉन ज़ीरो फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 0 टू n इज इक्वल्स टू -6। जिस तरह से h ऑफ के 0 से 6 तक नॉन ज़ीरो है, h ऑफ माइनस के 0 से लेके -6 तक नॉन ज़ीरो है। सो दिस h ऑफ माइनस के जो हमें फ्लिप करने से मिलता है, इसको हम h ऑफ माइनस के कहते हैं या h ऑफ 0 माइनस के भी कहते हैं। h ऑफ 0 माइनस के का मतलब है कि इस को अभी हमने कोई शिफ्ट नहीं दी, शिफ्ट इज 0। उसके बाद अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि हम इसको शिफ्ट भी करेंगे, बट
अगर आप इसको शिफ्ट नहीं करते, सिर्फ फ्लिप करते हैं, तो फ्लिप करने से जो आपको सिग्नल मिलता है दैट इज कॉल्ड एच ऑफ माइनस के या एच ऑफ जीरो माइनस के, वेयर जीरो इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ टाइम शिफ्ट which you have applied to that signal. Okay, so now let's define the first interval which is called interval 1. जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर आप एच ऑफ माइनस के आपके पास आता है या एच ऑफ ज़ीरो माइनस के, उसमें एक वैल्यू ज़ीरो पे आपके पास आती है, एंड रिमेंबर कि एक्स ऑफ के जो है वो भी 0 से 4 तक नॉन ज़ीरो है. सो इसका मतलब है एक वैल्यू एच ऑफ ज़ीरो माइनस के की एक्स ऑफ के साथ ओवरलैप कर रही है. सो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट उस केस में नॉन ज़ीरो होगा. लेकिन अगर आप इस को एच ऑफ एन माइनस ज़ीरो माइनस के जो था या एच ऑफ माइनस के जो था, अगर आप इसको किसी भी एक वैल्यू के लिए इस साइड पे शिफ्ट कर दें, अगर आप शिफ्ट कर दें टूवर्ड्स लेफ्ट, मसलन n इज इक्वल्स टू -1 कर दें, तो एच ऑफ -1 माइनस के बेसिकली -1 से शुरू होगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन सो फोर्थ एग्जिस्ट करेगा. एंड इन दैट केस there would be no overlap between non-zero values of xk and h of n minus k. अगर मैं इसे 2 के लिए शिफ्ट कर दूं, यानी n की वैल्यू -2 रखूं, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू है ऑफ h ऑफ -2 -k की, वो -2 पे आएगी और बाकी -3 -4 सो ऑन सो फोर्थ. इसी तरह से ये जो यहाँ पे प्लाट हुआ है, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू -3 के लिए प्लाट हुआ है. सो इसमें पहली वैल्यू n इज इक्वल्स टू -3 पे है, देन -4 -5 -6 एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो एक चीज़ आप नोट करें कि -∞ से लेके -1 तक अगर मैं n की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लूँ, -∞ से लेके -1 तक, तो इस सिग्नल और एक्स के दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है, क्योंकि एक्स के स्टार्ट हो रहा है 0 से ऑनवर्ड, 0 1 2 3 4, और ये जो है ये -1 -2 -3 कहीं किसी जगह से स्टार्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, कि आपने n क्या रखा है. लेकिन अगर आप n -∞ से लेके -1 तक कुछ भी सिलेक्ट कर लें, तो इनके दरमियान कोई ओवरलैप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. सो दैट डिफाइंस आवर फर्स्ट इंटरवल फॉर n लेस देन 0, which means n is -1 or -2 or -3 or -100 or -1000, whatever you choose. But if you choose n less than 0, there is no overlap between the non-zero portions of xk and hn minus k, and thus y of n, which is xk multiplied with hn minus k, that will be equals to 0 in that interval. So इसका मतलब है y of -1, y of -2, y of -3, n की कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो लेस देन 0 है, उसके लिए आउटपुट आपके पास 0 आ रही है. y -1, y -2, y -3, all these आउटपुट्स आर इक्वल्स टू 0. सो ये हमारा पहला इंटरवल जो है वो डिफाइन करता है. सो पहले इंटरवल में हमने -∞ से लेके -1 तक के पॉइंट्स कवर कर लिए. इसके अंदर अगर हम इस सिग्नल को ऐसे मूव कर रहे हैं, -∞ से ला रहे हैं अप टिल n इज इक्वल्स टू -1 तक लाने में, इसके पॉइंट्स का और एक्स के पॉइंट्स का कोई ओवरलैप एग्जिस्ट नहीं करता. सो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो है दैट विल रिमेन 0. सो पहला इंटरवल -∞ से -1 तक है, और इसके अंदर आपके पास एक ही एक्सप्रेशन है yn, इसमें से हर एक केस के लिए 0 है. सो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा. आप n की जो भी वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं उससे जो y ऑफ n की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही. y ऑफ -1 भी 0 है, y ऑफ -10 भी 0 है, y ऑफ -100 भी 0 है. सो सिंस एक्सप्रेशन रिमेन सेम from -∞ to -1, so that defines our first interval. Now next
लेट्स टॉक अबाउट सेकंड इंटरवल। अगर हम n की वैल्यू 0 सेलेक्ट करें, जैसे जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि h ऑफ 0 माइनस के, तो उसमें फर्स्ट वैल्यू इस सिग्नल की 0 पे होती है। इस वैल्यू का और x के की एक वैल्यू का आपस में ओवरलैप होगा, क्योंकि x के भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये सिग्नल, इस सिग्नल की भी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 पे है, तो इन दोनों के दरमियान एक ओवरलैप, एक वैल्यू का ओवरलैप एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 1 सेलेक्ट करूं तो h ऑफ 1 माइनस के का मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू 1 पे होगी। सो दो पॉइंट्स का ओवरलैप होगा, 0 वाला पॉइंट और 1 वाला पॉइंट। अगर मैं n की वैल्यू 2 सेलेक्ट करूं तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 2 पे होगी। सो 3 पॉइंट्स का ओवरलैप होगा, 2, 1 और 0 वाला पॉइंट। और अगर मैं n की वैल्यू 3 सेलेक्ट करूं तो उस केस में हमारे पास जो है वो 4 वैल्यूज का ओवरलैप होगा, फॉर n इज इक्वल टू 3, 2, 1 एंड 0। और अगर n की वैल्यू 4 सेलेक्ट करूं तो फिर आपके पास 5 वैल्यूज का ओवरलैप होगा। सो इस केस में n की वैल्यू में 0 से 4 तक जब सेलेक्ट करता हूं तो ये डिपेंड करता है कि मैंने n की वैल्यू क्या सिलेक्ट की, ओवरलैप कितना है, क्या 1 का ओवरलैप है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है। दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n। अगर मैं फॉर एग्जांपल n को 2 सेलेक्ट करता हूं तो मेरी h की स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे होगी, पहली वैल्यू यहाँ पे होगी, फिर एक वैल्यू यहाँ पे होगी, फिर एक वैल्यू जो है वो 0 पे भी होगी। सो इसका मतलब ये होगा कि 3 वैल्यूज का ओवरलैप एग्जिस्ट करेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। इस इंटरवल में कि आपने n क्या सिलेक्ट किया है, तो वो n जो है वो डिफाइन करता है कि कितनी वैल्यूज का ओवरलैप होगा। और इसमें जो एक्सप्रेशन है x of k into h of n minus k, that will be equals to alpha n minus k. Why alpha n minus k? Because h of n was equals to alpha raised to power n. So h of n minus k will become alpha raised to power n minus k. और x of k तो है ही 1, तो अगर आप alpha n minus k को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो that will remain alpha n minus k. So that is not difficult। ये तो आसान था। अल्फा n माइनस के क्यों आ रहा है? क्योंकि h of n was equals to alpha n, so h of n minus k will be equals to alpha n minus k। This is little bit important to note कि ये k greater than equals to 0 less than equals to n का क्या मतलब है। ये अभी मैंने जो बात की आपसे कि अगर फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है h ऑफ 2 माइनस के की स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे होगी, फिर एक वैल्यू 1 पे भी है, फिर एक वैल्यू जो है वो 0 पे भी है। तो कितनी वैल्यूज का ओवरलैप बना? 3 वैल्यूज का। और वो आपको ये k वेरिएबल बता रहा है कि overlap will start from 0. Why overlap will start from 0? Because xk is starting from 0। और overlap कहाँ तक होगा? जितना आप, जो आपने n की वैल्यू इस इंटरवल में चूज की है। अगर n2 चूज किया है तो k फ्रॉम 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, विच मीन्स 3 वैल्यूज 0, 1 एंड 2। अगर आप n की वैल्यू 3 चूज कर लें तो फिर 4 वैल्यूज का ओवरलैप होगा, k इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। अगर आप n की वैल्यू 4 चूज कर लें तो फिर 5 वैल्यूज का ओवरलैप होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। और अगर आप n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 चूज कर लें तो फिर सिर्फ एक वैल्यू का ओवरलैप होगा, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 0, विच मीन्स k इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ एक ही वैल्यू का ओवरलैप है। सो इस वजह से ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है ये इस इंटरवल में इस तरह से आएगा। अगर आप y ऑफ n निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप इस चीज को सम कर लेंगे। जो एक्सप्रेशन है अल्फा n माइनस के का, कहाँ से कहाँ तक सम करेंगे? वही जो इस इंटरवल की इसकी लिमिट्स हैं k 0 से लेके n तक। सो 0 से n तक अगर हम इसको सम करेंगे अल्फा n माइनस k को, तो ये हमारे पास 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। ये क्यों आता है? ये फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा। अगर आपके पास एक इस तरह की सीरीज है कि r गोज फ्रॉम 0 टू n अल्फा रेज टू पावर r, तो उसका सम जो है वो ये होता है 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सो ये हमारा सेकेंड इंटरवल था जिसमें
1 2 3 4 5 वैल्यूज का ओवरलैप हो सकता है, यानी यहाँ पे कन्वोल्यूशन का रिजल्ट नॉन ज़ीरो आएगा। और वो क्या आएगा कन्वोल्यूशन का रिजल्ट, वो डिपेंड करता है कि आपने n को जो है वो क्या यहाँ पे सिलेक्ट किया है, क्या 0 किया है, 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है या 4 किया है। लेकिन इसमें n की कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट करें 0 से 4 तक, तो किसी ना किसी वैल्यूज का ओवरलैप जरूर होगा। 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, ये डिपेंड n की वैल्यू पे करता है। लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ ओवरलैप इस इंटरवल में ज़रूर मौजूद है। सो ये इंटरवल जो है वो इंटरवल 1 से इस वजह से डिफरेंट है कि इंटरवल 1 में तो -∞ से -1 तक जब हमने मूव किया तो देयर वाज नो ओवरलैप, लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ ओवरलैप जो है वो मौजूद है। सो दिस इज आवर इंटरवल 2। ओके जी, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरवल, द थर्ड इंटरवल। जो पिछला हमारे पास इंटरवल था, इंटरवल 2, उसमें हमारे पास देयर वाज आइदर पार्शियल ओवरलैप आर कंप्लीट ओवरलैप। प्लीज़ ये ज़रा मैं कंप्लीट ओवरलैप को डिफाइन कर लूँ ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। कंप्लीट ओवरलैप का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो दो सिग्नल गिवन है, x ऑफ n और h ऑफ n, इनमें से एक सिग्नल वो होगा जिसकी लेंथ दूसरे से छोटी होगी। अब इस केस में जो हमारे पास सिग्नल गिवन है, x ऑफ n में 5 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं और जो h ऑफ n है आपके पास उसमें 7 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। सो x ऑफ n जो है वो शॉर्टर लेंथ का है एज कंपेयर टू h ऑफ n, लेकिन ज़रूरी नहीं है। किसी केस में h ऑफ n जो है उसकी लेंथ शॉर्टर होगी और x ऑफ n की लेंथ जो है वो बड़ी होगी। सो कंप्लीट ओवरलैप की डेफिनेशन ये है कि इन दोनों सिग्नल में से जो भी शॉर्टर लेंथ का सिग्नल हो, जितने उसमें पॉइंट्स हैं, अगर वो सारे पॉइंट्स का ओवरलैप हो रहा है तो फिर वो कंप्लीट ओवरलैप कहलाता है। जैसे प्रीवियस इंटरवल में भी एक वैल्यू n इज इक्वल्स टू 4 जब हमने सेलेक्ट की तो उसके लिए पांचों की पांचों वैल्यूज का ओवरलैप हो रहा था। ठीक है, सो ये एक और चीज़ मैं इसमें क्लियर यहाँ पे कर दूं कि बाज़ बुक्स में ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं ओपनहाइम की, इसमें इसने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि इंटरवल 2 को कहा जाता है पार्शियल आर कंप्लीट ओवरलैप इंटरवल, बट इन सम बुक्स द सेकेंड इंटरवल इज ओनली कंसिडर्ड एज अ पार्शियल ओवरलैप इंटरवल। तो अगर आप सेकेंड इंटरवल को सिर्फ पार्शियल ओवरलैप इंटरवल लेते हैं तो फिर उसमें n इज इक्वल्स टू 4 की वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे पिछले इंटरवल 2 में। सो आपका वो इंटरवल बनेगा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 3। ये बाज़ बुक्स में सेकेंड इंटरवल को सिर्फ पार्शियल का रखा जाता है और इंटरवल 3 को कंप्लीट ओवरलैप का इंटरवल कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपकी बुक में चूंकि ये प्रैक्टिस फॉलो हुई है तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं कि इंटरवल 2 इज कॉल्ड पार्शियल आर कंप्लीट ओवरलैप इंटरवल। नाउ इंटरवल 3 इज कॉल्ड कंप्लीट ओवरलैप इंटरवल। अब इसमें n की आप कोई भी वैल्यू ले लें। पिछले इंटरवल में तो ये हो रहा था कि n की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो एक वैल्यू का ओवरलैप है, 1 ले रहे हैं तो 2 वैल्यूज का ओवरलैप है, 3 ले रहे हैं तो 4 वैल्यूज का ओवरलैप है। तो वो तो कंप्लीट ओवरलैप इंटरवल नहीं था, सिर्फ सिवाय इसके कि n इज इक्वल टू 4 ले लें तो फिर कंप्लीट ओवरलैप था, लेकिन उसके अलावा वो पार्शियल ओवरलैप ही था। लेकिन इस इंटरवल में ये इंटरवल 3 जो है ये इस तरह से डिफरेंट है इंटरवल 2 से कि इसमें आप n की कोई भी वैल्यू ले लें, इसमें हमेशा इंटरवल कंप्लीट रहेगा, यानी ओवरलैप कंप्लीट रहेगा, यानी 5 की पांचों वैल्यूज जो x ऑफ k की हैं वो h ऑफ n माइनस k की 5 नॉन जीरो वैल्यूज के साथ ओवरलैप कर रही होंगी। सो ये इंटरवल कैसे डिफाइन होता है? हर नया इंटरवल उस पॉइंट से डिफाइन होता है जिस पॉइंट से तक आप पिछले इंटरवल में मूव कर चुके होते हैं। पिछले इंटरवल में चूंकि हम n लेस देन इक्वल्स टू 4 तक था तो इसका मतलब है इक्वल टू वाली वैल्यू भी थी। सो नया ये जो इंटरवल 3 है ये n ग्रेटर देन 4 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा? when n minus 6 is less than equals to 0। ये वैल्यू अगर n है तो इसकी जो ट्रेलिंग वैल्यू है वो n minus 6 है क्योंकि टोटल 7 वैल्यूज हैं। सो जब तक ये लास्ट वाला पॉइंट इस 0 वाली वैल्यू से पीछे रहे या इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 0 हो जाए तब तक आपके पास
कंप्लीट ओवरलैप रहेगा, यानी एक्स ऑफ के की पांचों वैल्यूज इस एच ऑफ एन माइनस के की वैल्यूज के साथ ओवरलैप हो रही होंगी। सो मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप इसको n को 5 कंसिडर करते हैं तो इसकी पहली वैल्यू 5 पे है, फिर 4 पे भी वैल्यू है, 3 पे भी है, 2 पे भी है, 1 पे भी है, 0 पे भी है और ट्रेलिंग वैल्यू जो है वो -1 पे है। या अगर आप जो है इसको n को 6 ले लेते हैं तो इसकी फर्स्ट वैल्यू 6 पे होगी और इसकी ट्रेलिंग वैल्यू 0 पे होगी, लेकिन चूंकि x ऑफ के 0 से 4 तक एग्जिस्ट करता है तो तमाम x ऑफ के की वैल्यूज जो हैं इसके साथ ओवरलैप कर रही हैं। सो इस वजह से ये कंप्लीट ओवरलैप इंटरवल कहलाता है। इसमें चाहे आप n को 5 सेलेक्ट कर लें या 6 सेलेक्ट कर लें, द ओवरलैप ऑलवेज रिमेन्स कंप्लीट। और इसमें अगेन वही x ऑफ के h ऑफ n माइनस के क्या है, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा n माइनस के। और यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि ये जो ओवरलैप है ये हमेशा 5 पॉइंट्स का है, इसमें ये n पे डिपेंडेंट नहीं है। पिछले केस में ये n पे डिपेंडेंट था क्योंकि वहां पे ये वेरी कर रहा था कि अगर आप n की वैल्यू 0 लेते हैं तो 1 का ओवरलैप है, 1 लेते हैं तो 2 का ओवरलैप है, 2 लेते हैं तो 3 का ओवरलैप है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये कंप्लीट ओवरलैप का इंटरवल है तो आप कोई भी वैल्यू ले लें n की, चाहे 5 ले लें या 6 ले लें, ओवरलैप हमेशा पांचों वैल्यूज का रहेगा के 0 से लेके 4 तक। सो अगर आप इसको सम करना चाहें तो यू विल सम दिस अगेन वही उसी तरह से k गोज फ्रॉम 0 to 4 अल्फा रेज टू पावर n माइनस के। और इसमें इसको सम करने के लिए हमने ये किया, अल्फा n को इस समेशन से बाहर लिख लिया है, बाकी अल्फा रेज टू पावर -1 होल रेज टू पावर k, ये उसी तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर -1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा -1, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इंटरवल 3 इज कॉल्ड कंप्लीट ओवरलैप इंटरवल। अब एक दफा दोबारा इस चीज को समझें कि एक सिग्नल आपके पास -इन्फिनिटी से मूव करता हुआ आ रहा था, किसी पॉइंट n तक उसके दरमियान और xk के दरमियान कोई ओवरलैप एग्जिस्ट नहीं करता था। सो वो -इन्फिनिटी से लेके वो वाला पॉइंट जहां तक कोई ओवरलैप नहीं है वो आपका पहला इंटरवल डिफाइन करता है। और इस एग्जांपल के केस में वो -इन्फिनिटी से लेके -1 तक इंटरवल 1 था, उसके बाद ओवरलैप स्टार्ट हो गया। यानी जो h ऑफ n माइनस के की वैल्यूज हैं और x ऑफ k की वैल्यूज हैं जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं, उनमें कोई ना कोई आपस में ओवरलैप है, यानी वो सेम पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ओवरलैप एक वैल्यू का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, वो आपका पार्शियल ओवरलैप, यानी जब वो सिग्नल ऐसे मूव करता हुआ आ रहा था तो एक पॉइंट तक उसमें कोई ओवरलैप नहीं था, फिर एक पार्शियल ओवरलैप स्टार्ट हुआ जिसमें 1 2 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज ओवरलैप कर रही थी, फिर उसके बाद कंप्लीट ओवरलैप हो गया। अब फिर ये इससे आगे भी जा रहा है, तो इससे नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा कि अब टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी जाते हुए दोबारा से एक पार्शियल ओवरलैप का इंटरवल आएगा, और फिर जब उससे भी आगे चला जाएगा तो फिर अगेन जो है वो नो ओवरलैप आ जाएगा। तो ये हमारे 5 डिफरेंट इंटरवल्स जो हैं वो इस केस में बनते हैं। अमूमन ये 5 ही बनते हैं कि पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जहां तक कोई ओवरलैप नहीं था, फिर दूसरा इंटरवल जहां पे पार्शियल ओवरलैप है, तीसरा इंटरवल जहां पे कंप्लीट ओवरलैप है, चौथा इंटरवल जब दोबारा से कंप्लीट ओवरलैप होने के बाद दोबारा से पार्शियल ओवरलैप हो गया, और पांचवा इंटरवल जब फिर पार्शियल से भी 0 हो गया। सो अवर नेक्स्ट इंटरवल विल बी अ पार्शियल ओवरलैप इंटरवल, जो कंप्लीट के बाद वाला पार्शियल होता है। सो ये कंप्लीट था इंटरवल 3, तो इंटरवल 4 में दोबारा इस कंप्लीट के बाद जो पार्शियल ओवरलैप का इंटरवल आएगा वो, अब यहाँ पे हम कहाँ तक मूव कर चुके हैं, n = 6 तक मूव कर चुके हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमारा नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट होगा फ्रॉम n > 6। Yes, so our interval starts from n > 6, लेकिन कब तक पार्शियल ओवरलैप इंटरवल रहेगा? पार्शियल ओवरलैप इंटरवल तब तक रहेगा जब तक लास्ट वाली वैल्यू, इस सिग्नल की लास्ट वाली वैल्यू
4 n इज इक्वल्स टू 4 से आगे ना चली जाए। n इज इक्वल्स टू 4 की क्या अहमियत है, वो क्यों हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि x k की जो आखिरी वैल्यू है वो n इज इक्वल्स टू 4 पे एग्जिस्ट करती है। सो अगर ये फॉर एग्जांपल ये शिफ्ट n है, यहाँ पे n कुछ भी है, 8 है, 9 है, वट एवर, तो ये इसकी जो ये वाली वैल्यू होगी ट्रेलिंग वैल्यू, दैट इज n-6। इस n-6 वैल्यू को 4 से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये 4 से आगे चली गई तो फिर तो आपके पास ओवरलैप रहा ही नहीं, फिर तो दोबारा से आपके पास जीरो ओवरलैप हो गया। लेकिन इसमें चूंकि हम पार्शियल ओवरलैप कंसिडर कर रहे हैं, सो इस n-6 जो है दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 4। इस ट्रेलिंग वैल्यू को 4 से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये 4 से आगे चली गई तो फिर आपके पास दोबारा से ओवरलैप जीरो हो जाएगा। सो n ग्रेटर देन 6 बट n-6 इज लेस देन 4, और अगर हम इसको n की टर्म में लिखें, 6 को उधर ले जाएं, तो n ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल्स टू 10। सो इस केस में आपके पास अगेन पार्शियल ओवरलैप है। अब वो अगेन डिपेंड करता है n की वैल्यू पे कि आप n की वैल्यू क्या ले रहे हैं, क्या n की वैल्यू 7 ले रहे हैं। अगर आप n की वैल्यू 7 लेंगे, बाय द वे n की वैल्यू 7 लेंगे, तो इसका मतलब है n-6 वुड बी एट 0.1। तो कितनी वैल्यूज का ओवरलैप है, अब जीरो वाली का ओवरलैप नहीं है, क्योंकि जहां पे x तो जीरो पे 1 है, लेकिन ये सिग्नल जो है ये जीरो पे अब एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम n को 7 लेंगे तो n-6 इज 1। सो 1 वाली वैल्यू का ओवरलैप है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 4 वैल्यूज का ओवरलैप है। अगर मैं n को 8 चूज करता हूं, जो कि इस ये जो ड्रा हुआ है सिग्नल, इसमें n 8 है, तो n-6 इज 2। सो अब कितनी वैल्यूज का ओवरलैप है, फॉर n इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4। और अगर मैं n को 9 लेता हूं तो n-6 विल बी 3। सो कितनी वैल्यूज का ओवरलैप होगा, सिर्फ 2 का, 3 और 4 वाली का। और अगर n को 10 ले लेता हूं तो n-6 विल बी 4। सो देयर वुड बी एन ओवरलैप ऑफ अ सिंगल वैल्यू जो n इज इक्वल टू 4 के लिए है। एक्सप्रेशन अगेन वही है, अल्फा रेज टू पावर n-k, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होगा, n-6 से ये ओवरलैप स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम ओवरलैप 4 तक जा सकता है, क्योंकि 4 से आगे x ऑफ k की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि अगर आप n को 8 ले लेते हैं तो ओवरलैप 2 से स्टार्ट हुआ, 2, 3 एंड 4। 4 से आगे इस वजह से ओवरलैप नहीं है क्योंकि x ऑफ k 4 से आगे एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये उसका एक्सप्रेशन है। और अगर आप अगेन उसी तरह से इसको सम कर सकते हैं, k गोज फ्रॉम n-6 टू 4 अल्फा रेज टू पावर n-k, यही वाली लिमिट्स जो यहाँ पे आपने चूज की हुई हैं, यही वाली इस समेशन में चूज करेंगे। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए we will have to do a little bit substitution. We assume that r is equals to k minus n plus 6. So अगर हम इसको ये assume करते हैं तो then it becomes r, अगर ये change of variables करते हैं तो r from 0 to 10 raised to power 10 minus n alpha raised to power 6 minus r, फिर alpha 6 को आप बाहर लिख सकते हैं, और बाकी इसको जो है वो आप इस तरह से सिंपली, अगेन सारा ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि उसको उस तरह की फॉर्म में लिखना होता है। r रेज टू पावर n की फॉर्म में अगर आपने लिखा हुआ है तो तब इसका जो सम होगा वो 1 माइनस r रेज टू पावर n plus 1 divided by 1 minus r होगा। So this was our fourth interval. Next interval you may predict कि next interval क्या होगा। अब फिर पार्शल के बाद ये जो पिछला इंटरवल था ये पार्शल ओवरलैप था, अब ये सिग्नल और आगे मूव करता जा रहा है। सो अगेन देयर विल कम अ पॉइंट जहां पे ओवरलैप फिर दोबारा से जीरो हो जाएगा। सो पिछले इंटरवल में हम कहां तक मूव कर चुके थे, हम 10 तक मूव कर चुके थे। सो ये इंटरवल n ग्रेटर देन 10 से स्टार्ट होगा एंड अप टिल पॉजिटिव इंफिनिटी। अब n की कोई भी वैल्यू ले लें, 10 से बड़ी, 11, 12, 13 जो भी ले लें, अप टिल प्लस इंफिनिटी, उसके लिए इस सिग्नल और एक्स के दरमियान कोई ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि एक्स के 0 से 4 तक एग्जिस्ट करता है। और अगर आप n ग्रेटर देन 10 लेते हैं तो इस सिग्नल की जो ट्रेलिंग वैल्यू भी है वो भी 4 से आगे चली जाती है। जब ये 4 से आगे चली जाती है तो इट मीन्स देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन दीज सिग्नल्स। सो इस वजह से इनके दरमियान जो है वो कोई आप कह सकते हैं कि इनके दरमियान कोई चूँकि ओवरलैप नहीं है, सो वाई ऑफ एन का जो रिजल्ट है दैट विल रिमेन जीरो। सो ये वाई ऑफ एन की एक्सप्रेशन है इन डिफरेंट इंटरवल्स में। सो दिस वाज
टुडेज़ लेक्चर, एक चीज़ जो इसमें मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको इनफैक्ट एडवाइस करूंगा कि ये जो इंटरवल्स हैं इनको अच्छे तरीके से समझें। कोई इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक वो जाता है, और ये अगर आपको चीज़ समझ आ गई तो ये जो कन्वोल्यूशन है, डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन, ये आपको समझ आ गई। इसमें सारी ट्रिक जो है ये इंटरवल की डेफिनेशन ही है, कोई इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, और उसके अंदर एक्सप्रेशन जो है वो फिर किस तरह से लिखते हैं। सो इसको मज़ीद जब हम इस पे टीम का सेशन लेंगे इस लेक्चर के हवाले से तो मज़ीद एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेंगे। बट प्लीज़ पे वेरी गुड अटेंशन ऑन दिस कि ये इंटरवल किस तरह से डिफाइन होते हैं और किस तरह से जो आपके पास ये आंसर जो है वो आपके पास मुख्तलिफ इंटरवल्स जो हैं वो किस तरह से उनके अंदर वाई ऑफ एन के एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखते हैं। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो जैसा कि मैंने कहा उसको टीम का जो सेशन हमारा होगा इस लेक्चर के हवाले से उसमें डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।